Bismillahirrahmanirrahim, dear students. How are you all today? Hope you are doing well. तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो फिजिक्स से रिलेटेड है और इस टॉपिक में हम जानेंगे मोशन के बारे में। तो चलिए आज का हमारा सेशन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम मोशन के बारे में कि मोशन है क्या, और फिर हम उनकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स उनके बारे में जानेंगे। तो मोशन जो है वो अपोजिट है रेस्ट का, यानी हरकत जो है वो अपोजिट है सुकून की। तो इसको हम इस तरह से कह रहे होते हैं कि व्हेन अ बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी या कोई चीज जो है वो अपनी जगह तब्दील कर रही होती हो वक्त के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी हालत हरकत में है, यानी वो मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है वो अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अपनी यानी जगह से नहीं हट रही, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हालत सुकून में है, यानी रेस्ट में है। इसके अलावा मैथमेटिकली जब हम मोशन के बारे में पढ़े होते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं या कुछ खास किस्म के टर्म्स होते हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे होते हैं। और वो टर्म्स हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इनके ऊपर हम पहले से ही एक सेशन कर चुके हैं, और जो उस सेशन में हमने जो है फिजिक्स का के कॉमन टर्म्स इन फिजिक्स, तो वो वाला सेशन आपको देखना चाहिए अगर आपको ये टर्म्स जो हैं इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो कॉमन टर्म्स इन फिजिक्स वाले सेशन में इन टर्म्स के अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं जिनको हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जिस तरह ग्रेविटी है, वेट है, उसके अलावा मास है। तो वो आपको देखना चाहिए अगर आपने इन टर्म्स के बारे में जानना है तो। सो आगे चलते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑब्जर्व बाय अटैचिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फिर हम मोशन को जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे जांच रहे होते हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ मोशन है फॉर एग्जांपल। और फिर हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही मालूम होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो आया मोशन में है या वो रेस्ट में है। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग रिलेटिवली to a given frame of reference, the object is said to be at rest, या वो motionless, या वो immobile होगा, या वो stationary होगा। जिस तरह अर्थ को कहा जाता है कि is an stationary body, or to have a constant or time invariant position, जहाँ पे टाइम जो है वो वेरी नहीं कर रहा होता, यानी तब्दील नहीं हो रहा होता, with reference to its surroundings, as there is no absolute frame of reference। तो ये है कि इसीलिए जो है वो हम मोशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है चेक कर रहे होते हैं, सो दैट कि हमें पता हो ऑब्जेक्ट का कि वेदर इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसके अलावा ये जो मोशन की कुछ जो है एप्लीकेशंस के जहाँ पे हम मोशन को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वेरियस फिजिकल सिस्टम्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, बॉडीज के, या मैटर पार्टिकल्स के, या मैटर फील्ड्स के, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है। इसी तरह से रेडिएशन या रेडिएशन फील्ड्स, और इसी तरह से जो है वो रेडिएशन पार्टिकल्स और कर्वेचर एंड स्पेस टाइम। तो ये एप्लीकेशंस हैं कि जहाँ पे मोशन जो है वो अप्लाई होता है और हम उनकी स्टडी भी कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी देख रहे होते हैं। तो बेसिकली जो यानी मोशन है वो आप यूं भी समझ लें कि जब हम नापेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में कि उसकी जो मोशन की लेवल है वो कितनी है, या क्वांटिटी जो है वो कितनी है, तो उसके लिए जो है वो हम मोमेंटम को देख रहे होते हैं। यानी मोशन जो है उसको हम मोमेंटम के थ्रू नाप रहे होते हैं। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेन क्वांटिटी दैट मेजर्स द मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी जब आप मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मोमेंटम मिल रहा होता है। और इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है और जो वेलोसिटी है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम ज़्यादा है, और अगर ये कम है तो इसका मतलब मोमेंटम कम है। यानी मोमेंटम जो है वो इंक्रीज होता है व्हेन वी हैव इंक्रीज इन मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो इसी तरह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि जो
जो मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट से हटके हैं या दूर हैं, तो आइसोलेटेड फॉर्म में, जिस तरह हम कहते हैं कि सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी में हम उसको अलग से कंसीडर कर रहे होते हैं, तो इन अ वे आइसोलेटेड फॉर्म में इस तरह से। तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कहता है कि वो मोमेंटम जो है वो ना तो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, उसी की तरह ही है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में टकराएंगे, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका जो मास और जो वेलोसिटी है ओवरऑल वो सेम रहती है, देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ चेंज। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमें पता लग रहा होता है कि जब तक कि बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो मोमेंटम में वेरिएशन नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं जो मोशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले तो ये टर्म्स हैं, ये यूं समझ लें कि मोशन से रिलेटेड ही हैं। फोर्स, इसके अलावा पुश, पुल, मोशन खुद है स्ट्रेट लाइन, बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे, और अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड यानी सर्कल शेप में घूमना, इसके अलावा स्लाइड और जिगजैग। तो ये कॉमन टर्म्स हैं जो इन अ वे मोशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स में या बॉडीज में। व्हेन यू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ फोर्स और व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट और व्हेन यू पुल एन ऑब्जेक्ट, तो उससे मोशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह से ये यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज ऑफ पेंडुलम, और इसके अलावा लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइंस में, इसके अलावा ब्राउनियन मोशन और सर्कुलर मोशन माने ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स, इसी तरह से रोटेटरी मोशन और कर्विलिनियर मोशन, रोलिंग मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें से जो है वो कुछ टर्म्स जो है वो हम पढ़ेंगे, टाइप्स जो हैं। और जिस तरह ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये इसके ऊपर हमें एक अलग से सेशन करना पड़ेगा, साथ में इसकी कुछ इक्वेशंस भी हैं वो भी हमने देखनी है। तो बहरहाल जो कॉमन टाइप्स हैं मोशन की वो हम आज के सेशन में जो है वो कवर करेंगे, सो दैट कि आपको मोशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसकी जो कॉमन टाइप्स हैं या जो मेजर टाइप्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जो इसकी मेन टाइप्स हैं कुछ। तो सबसे पहले है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है, आमतौर पे ये वन डायमेंशनल होता है, लेकिन कभी कभार ये टू डायमेंशनल भी हो सकता है। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि जो है वो गाड़ी है वो सड़क पे जा रही है और सीधी जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो लीनियर मोशन में जा रही है या लीनियर मोशन एक्सपीरियंस कर रही है। तो लीनियर मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है कि रेक्टिलिनियर मोशन आल्सो called as linear motion is a one-dimensional motion along a straight line and can therefore be described mathematically using only one spatial dimension. Spatial माने जो space से रिलेटेड है ये। इसी तरह से the linear motion can be of two types: uniform linear motion with constant velocity and zero acceleration, क्योंकि जब यूनिफॉर्म होगा तो उसका मतलब है कि उसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो जहाँ पे हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी पर टाइम। तो क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए हमें एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी। और इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो भी जो है वो टू डायमेंशनल होगा विथ वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी जो है वेरिएशन आ जाएगी। सो इसी तरह से लीनियर मोशन जो है ये एक सब मोशंस में से यानी बेसिक है। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो हमने उनके ऊपर भी हमने एक सेशन ऑलरेडी किया हुआ है जिसमें हमने न्यूटन के तीनों लॉज जो है वो डिस्कस किए हैं। तो उसमें हमने ये जाना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज करें कि अगर लीनियर मोशन में है तो वो लीनियर मोशन में ही चलता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना किया जाए। सो
इसी तरह से under everyday circumstances, external forces such as gravity and friction can cause an object to change the direction of its motion. तो यानी ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ये भी एक किस्म का मोशन ही होगा। और अगर मिसाल के तौर पे सरफेस है कोई, उससे कोई चीज़ टकरा रही है, कोलाइड कर रही है, तो इसको फ्रिक्शन कहा जाता है। या हवा चल रही है सपोज करें, तो अगर कोई एरोप्लेन जा रहा होता है तो वो हवा भी उसे एक खास किस्म का जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक किस्म की रुकावट होती है। तो इसको भी आप एक्सटर्नल फोर्स ही कहेंगे यहाँ पे। तो यानी एक ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में जा रहा है तो वो लीनियर मोशन में ही चलता जाएगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, यानी वो लीनियर मोशन की कंडीशन में चलता ही जाएगा। इसके बाद है फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इसको जो है वो रेसिप्रोकेशन भी कहा जाता है। और ये जो है वो रिपीटेटिव टाइप ऑफ मोशन होता है, अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ, यानी ऊपर नीचे या आगे पीछे लीनियर मोशन की तरह। तो यानी ये लीनियर मोशन की ही एक टाइप है, थोड़ा उससे वेरी करती है वो, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, लेकिन ये जो है वो अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ हो सकता है। और आमतौर पे ये मैकेनिज्म्स में, यानी गाड़ियां जो होती हैं उनमें ये जो है वो इजी अवेलेबल होता है, या ये मोशन बेसिकली होता ही गाड़ियों के लिए है, तो भी इस तरह से आप कहते हैं तो भी ठीक है। तो वो जो गाड़ियां जो इंजन्स यूज करती हैं, फिर उन्हें कहा जाता है कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स, या जो पंप्स होते हैं। इसमें ये होता है कि वो टू अपोजिट मोशंस जो हैं वो कंप्राइज कर रहे होते हैं, और एक किस्म की वो रेसिप्रोकेशन साइकिल बन रही होती है, जिससे हम स्ट्रोक्स कहते हैं। जिस तरह आपने अमूमन सुना होगा कि मोटर बाइक तो कहा जाता है कि 4 स्ट्रोक है, और इसी तरह से गाड़ी है तो 5 स्ट्रोक है या 6 स्ट्रोक है। बेसिकली वो रेसिप्रोकेशन साइकिल्स होते हैं जो कि वो इंजन में काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से क्रैंक जो है कैन बी यूज टू कन्वर्ट सर्कुलर मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, कि यहाँ पे जो है वो हमें एक सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन को विद द हेल्प ऑफ क्रैंक हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। तो इससे भी यानी इंजन की फंक्शनिंग जो है वो हो रही होती है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल इनसाइड एन इंटरनल कंबशन इंजन, जो कंबशन इंजन होती है आमतौर पे अब गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती हैं, अ टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो कंबशन इंजन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन होती है। द एक्सपेंशन ऑफ बर्निंग फ्यूल इन द सिलेंडर्स periodically pushes the piston down। तो जो फ्यूल जो है जो बर्न हो रहा होता है, वो क्योंकि गैसीय फॉर्म में जो है वो लिक्विड में से गैसीय फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, तो एक्सपेंशन उसकी वजह से आ रही होती है सिलेंडर्स में, और वो आगे पुश कर रहे होते हैं पिस्टन को नीचे की तरफ। और वो जो जो पिस्टन होता है वो कनेक्टिंग रॉड के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, और ये फिर उसमें जो क्रैंक है उसमें शेफ्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे शेफ्ट आएगी, तो एक किस्म की वो मूवमेंट होगी या हरकत होगी। तो ये कंटिन्यूअस रोटेशन जब होगी, तो ये पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, उसमें पुशिंग डाउन एंड अप जो है वो एक किस्म की साइकिल के तौर पे काम करेगी। और इसी तरह से जो ये पिस्टन जो है वो फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो प्रोड्यूस करेगा, जो सर्कुलर मोशन जो है उससे वो रेसिप्रोकेटिंग में चेंज हो जाएगा क्रैंक शिफ्ट के तरीके से। और इसी तरह से वो फिर जो इंजन है वो यानी एज अ होल में काम कर रही होती है, और हम कह रहे होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा होता है या गाड़ी चलेगी, यानी वो एक्सपीरियंस करेगी मोशन। तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन की टाइप है। इसके अलावा ब्राउनियन मोशन या जो ब्राउनियन मूवमेंट, बेसिकली ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ये इन एयर भी हो सकते हैं और इन लिक्विड भी हो सकते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। तो ब्राउनियन मोशन और मूवमेंट एक किस्म की लीपिंग होती है। तो ये एक रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, और ये कोई खास डायरेक्शन नहीं होता, आमतौर पे जिगजैग फॉर्म में। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, जो येलो आपको डॉट नजर आ रही है, तो ये रेंडमली मोशन है, कोई इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इन एनी फॉर्म। और ये इसीलिए हो रहा होता है कि जो जो साथ में जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के या लिक्विड्स के दूसरे, वो इनसे कोलाइड कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इनकी डायरेक्शन जो है वो रेंडमली बन रही होती है। तो ये जो है इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि ब्राउनियन मोशन आर
ब्राउनियन मूवमेंट जो हम खास तौर पे केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, लीपिंग इज द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। फ्लूइड से मुराद है कि या लिक्विड या गैस, रिजल्टिंग फ्रॉम देयर कोलिजन विद द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूइड। आप मिसाल के तौर पे एक वाटर का गिलास ले लें, थोड़े से उसमें आप डस्ट पार्टिकल्स मिसाल के तौर पे डाल लें तो फिर आपको नजर आएगा, तो ये वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है उनमें ये ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट होती रहेगी। तो दिस पैटर्न ऑफ मोशन टिपिकली अल्टरनेट्स random fluctuations in a particle's position inside a fluid subdomain with a relocation of another subdomain. Each relocation is followed by more fluctuations within the new closed volume. This pattern describes a fluid at thermal equilibrium defined by a given temperature. So within such a fluid, there exists no preferential direction of flow as in transport phenomena. तो ये जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसी तरह से ये जो फ्लो है, ये जो फिनोमेना है, ये फ्लूइड्स में ओवरऑल होता है और ये लीनियर भी हो सकता है या एंगुलर मोमेंटा भी हो सकता है। और यहाँ पे एक किस्म की जो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो कि ब्राउनियन मोशन की वजह से, जो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो है इस होल में ये जो मॉलिक्यूलर रोटेशंस है, ये जो वाइब्रेशंस है, इनमें ये हरकत हो रही है और ये इवेंचुअली जो है वो सम अप होगी एज कैलोरिक कंपोनेंट ऑफ ए फ्लूइड्स इंटरनल एनर्जी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो हो रही होती है। इसके बाद है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन सर्कल से रिलेटेड है। तो इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle or rotation along a circular path. तो ये जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसी को हम सर्कुलर मोशन कह रहे होते हैं। ये जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यानी विथ कांस्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन एंड कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। जब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जो रोटेशन की जो स्पीड है उसमें वेरिएशन आएगा, यानी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज भी होगी समटाइम्स और डिक्रीज भी होगी, तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो रोटेशन है फिक्स एक्सिस पे, ये 3 डायमेंशनल बॉडी जो है उसमें आमतौर पे होता है। मिसाल के तौर पे कि एक सीलिंग फैन है, आपने देखा होगा कि उसके 3 पंख होते हैं जिन्हें ब्लेड कह रहे होते हैं, वो रोटेट कर रहे होते हैं अराउंड द हब, तो वो एक किस्म का सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक अगर कोई पत्थर है, आप उसमें कोई धागा बांध के उसको अगर वैसे घुमा लें हाथ पे, जिसे विरलिंग कहा जाता है, तो भी वो सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सपीरियंस हो रहा होता है। या आमतौर पे आपने देखा होगा कार रेसिंग, तो जब एक कर्व आती है तो कर्व में से जो गाड़ी टर्न करके चल रही होती है, तो इसको भी सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी एक सर्किल की तरह मूव कर रहा होता है, वो सर्कुलर मोशन जो है वो कहलाता है। तो इसके अलावा जो है वो भी और भी बहुत ज़्यादा इसके एग्जांपल्स हैं जो आप खुद से भी जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी वेक्टर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेक्टर से मुराद है कि डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, मुसलसल चेंज हो रही है, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यानी इंक्रीज भी हो रही है टाइम्स, डिक्रीज भी हो रही है। सो द मूविंग ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है जब वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उस फोर्स की जो असल में जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। इस तरह ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सो विदाउट दिस एक्सेलरेशन द ऑब्जेक्ट वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हम देखते हैं कि अगर ये मिसाल के तौर पे जो है वो जो इसमें जो वेरिएशन आ रही है या जो चेंजिंग आ रही है या जो अंडरगोइंग हो रही है ड्यू टू वेरिएशन इन वेलोसिटी और ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये बेसिकली सर्किल फॉर्म हो रही है। अगर ये ना हो तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जिसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। इसके बाद है रोटेशन अराउंड फिक्स एक्सिस या रोटेटरी मोशन सिंपली कह लें, तो ये एक्सियल
यानी अपने एक्सिस पे, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये अर्थ है और ये जो रेड लाइन है ये इसकी एक्सिस है कि ये इस पे ही रोटेट करेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अराउंड rotation around a fixed axis or about a fixed axis of revolution or motion with respect to a fixed axis of rotation is a special case of rotational motion। तो ये यहाँ पे जिस तरह से है तो इसको हम आमतौर पे कह रहे होते हैं कि ये रोटेटरी मोशन है। और आगे लिखा हुआ है कि द फिक्स्ड एक्सिस हाइपोथेसिस एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सिस चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। तो आमतौर पे जो इसकी यानी जो ये जो डायरेक्शन होती है जिस पे वो रोटेट कर रही होती है वो सेम ही रहती है, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती यूजुअली कि ये चेंज हो। एंड कैन नॉट डिस्क्राइब सच फिनोमेना एज वोबलिंग और प्रिसिशन। So according to Euler's rotation theorem, simultaneous rotation along a number of stationary axes at the same time is impossible। यानी एक ही टाइम पे एक ही वक्त पे जो है वो रोटेशन और उसके साथ साथ जो है वो स्टेशनरी एक्सिस ये दोनों जो है मुमकिन नहीं है। सो इफ टू रोटेशंस आर फोर्स एट द सेम टाइम अ न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन विल अपीयर। तो उसमें फिर जो है वो एक्सियल रोटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी और वो नई जो है वो आके प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे ये अर्थ जो है ये रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। उसी तरह से ये आप देख रहे हैं फिक्स पुली है, तो इसमें भी ये सेम टाइप की एक्सियल रोटेशन जो है वो हो रही है। इसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन जो है ये बिट लाइक वाइब्रेटरी मोशन से ही जुड़ा हुआ होता है। आमतौर पे इसको साथ में कंसिडर किया जाता है कि ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन इनमें बेसिकली थोड़ा डिफरेंस है, वो हम जान लेते हैं। तो ऑसिलेशन इज द रिपीटेटिव वेरिएशन, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इन अ वे टाइप ऑफ टू एंड फ्रो, कि ये मीन पोजीशन है फिर पोजीशन ए इन पोजीशन सी। तो ये देख रहे हैं कि दो अपोजिट डायरेक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं टू एंड फ्रो। सो रिपीटेटिव वेरिएशन है ये टू एंड फ्रो, टिपिकली इन टाइम ऑफ सम मेजर अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू, often a point of equilibrium or between two or more different states। ये the term vibration is precisely used to describe mechanical oscillation। Familiar examples of oscillation include a swinging pendulum and alternating current। जो आपने देखा होता है अल्टरनेट करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसे डीसी कहा जाता है और दूसरा होता है एसी जिसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आजकल क्योंकि सोलर फैन वगैरह चल रहे होते हैं, शायद आपने कहीं पे देखे हो, एक्सपीरियंस किए हुए हों, तो उनमें इलेक्ट्रिकल करंट भी होता है, यानी वो बिजली पे भी चलते हैं और जब बिजली चली जाएगी तो फिर वो सोलर पे भी चलेंगे। तो उनमें यानी एसी और डीसी जो है वो दोनों काम कर रहे होते हैं द सेम। तो फिर आप देख रहे होते हैं कि अल्टरनेट करंट की वजह से वो जब चलता रहेगा तो थोड़े टाइम के बाद इन अ वे वो फॉर अ सेकंड वो जिस तरह स्टॉप हो रहा है और फिर जो है वो यानी चल रहा होता है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली उसमें रिपीटेटिव वेरिएशन आ रही होती है। So oscillations occur not only in mechanical systems but also in dynamic systems in virtually every area of science। For example, the beating of the human heart, ये भी एक oscillatory type of motion है क्योंकि ब्लड पंप हो रही होती है, तो यानी ये हमारी जो हार्ट है वो एक्सपेंड हो रही होती है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो यानी खुल जाती है और फिर वो बंद हो जाती है। जब खुल जाती है तो इसका मतलब है कि वो उसमें ब्लड आ जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब वो बंद होती है तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रही होती है। तो ये भी एक किस्म की ओसिलेशन होती है, यानी रिपीटेटिव वेरिएशन हो रही है उसमें। इसी तरह से वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स इन द गिटार, तो गिटार में जो तारें होती हैं उसमें भी ओसिलेटरी मोशन जो है वो हो रहा होता है। एंड अदर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पीरियडिक फायरिंग ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन ईटीसी। तो ये नर्व सेल्स भी ओसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन जो वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने नीचे भी आना होता है कार्ड की तरफ, स्पाइनल कार्ड में, और फिर वो ब्रेन की तरफ। तो ये ना वे टू एंड फ्रो या रिपीटेटिव वेरिएशन हो रहा होता है। इसके बाद वाइब्रेशन, तो जिस तरह वाइब्रेशन और जो ओसिलेशन है वो आमतौर पे माने जाते हैं कि वो सेम ही टाइप ऑफ मोशंस हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि इनमें थोड़ा सा एक वेरिएशन है, तो वो हम यहाँ पे जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाइब्रेशन इज ए मैकेनिकल फिनोमेनन
whereby oscillations occur about an equilibrium point. तो ये equilibrium point पे जो है वो occur करेंगी, not in repeated pattern. The word comes from Latin. ये जो उस वाइब्रेशन है ये लातीनी जुबान का वर्ड है, उससे ये निकला हुआ है, और ये लातीनी वर्ड है विब्रेशनम. तो विब्रेशनम जो है मींस शेकिंग और ब्रेंडिशिंग. तो वाइब्रेशन में बेसिकली जो यानी यूं समझ लें कि 2 टाइप्स ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी हैं कि वो यूज हो सकती हैं पर्टिकुलरली टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द ऑब्जेक्ट. दी ऑसिलेशंस में भी पीरियडिक, वो पीरियडिक भी हो सकती हैं. तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, सच एज द मोशन ऑफ द पेंडुलम और रैंडम, सच एज द मूवमेंट ऑफ अ टायर ऑन अ ग्रेवल रोड. इसी तरह से वाइब्रेशन कैन बी डिजायरेबल. फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ ए टर्निंग फॉर्क, द रीड इन ए वुडविंड इंस्ट्रूमेंट. जिस तरह ये आपको टर्निंग फॉर्क नजर आ रहा है और ये आपको यहाँ पे वुडविंड नजर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, और हार्मोनिका, अ मोबाइल फोन और द कोन ऑफ अ लाउड स्पीकर. इसी तरह से इन मेनी केसेस हाउएवर वाइब्रेशन इज अनडिजायरेबल. तो ये डिजायरेबल कंडीशन भी है और ये अनडिजायरेबल कंडीशन भी है, जो कि हम आमतौर पे ऑसिलेटरी मोशन में नहीं एक्सपीरियंस कर रहे होते. तो ये जो अनडिजायरेबल जो वाइब्रेशन हो रही है, तो ये बेसिकली वेस्टिंग ऑफ एनर्जी होती है और क्रिएट कर रही होती है अनवांटेड साउंड. तो और ये अनवांटेड साउंड जो है उसमें बेसिकली जो है ये जब कोई आप देख रहे होते हैं कि बिजली का मोटर चल रहा होता है या कोई इंजन चल रही होती है या कोई इस तरह की और मैकेनिकल डिवाइस जो चल रही होती है, तो उसमें एनर्जी लूज हो रही होती है या उसमें इम्बैलेंस हो रहा होता है या उसमें अनइवन फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है, या जो जो गियर टीथ है जैसे उसमें जब एक किस्म की कोई मेशिंग वगैरह हो रही होती है, इस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसे हम कह रहे होते हैं कि अनइवन और अनडिजायरेबल वाइब्रेशंस. तो आगे लिखा हुआ है द स्टडीज ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन आर क्लोजली रिलेटेड. तो ये साउंड जो है वो बेसिकली जो साउंड वेव्स होती हैं वो वाइब्रेटरी वेव्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो साउंड और प्रेशर वेव्स are generated by vibrating structures, e.g. vocal cords. These pressure waves can also induce the vibration of structures, e.g. eardrum. Hence, attempts to reduce noise are often related to issues of vibration. तो यानी ये बेसिकली जो है वो वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन बिट लाइक ये सेम ही है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में ये होता है कि समटाइम्स इट इज डिजायरेबल एंड समटाइम्स इट इज अनडिजायरेबल. इसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन. जिस तरह आपको ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल्स. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक मोशन की टाइप है experienced by an object or particle or projectile that is projected near the earth's surface and moves along a curved path under the action of gravity. तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कर्व हो रहा है और साथ में ये ग्रेविटी भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है. तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो है, मिसाल के तौर पे कि ये एक टैंक है और उससे ये गोला निकलेगा, तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में जो है वो जाके अपनी टारगेटिंग पोजीशन पे हिट करेगा. आगे लिखा हुआ है इसमें कि ये जो बेसिकली टाइप है ये Earth's surface and moves along a curved path under the action of gravity. Only in particular, the effects of air resistance are assumed to be negligible. क्योंकि जो एयर का जो 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 प्रेशर होता है या जो एक किस्म का दबाव होता है या जो उसकी जो फ्रिक्शन जो उससे प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये उसे नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द हेवी मास. क्योंकि ये हवा से जो है वो ज्यादा मास कैरी कर रहे होते हैं, सो इसलिए ये उसको ओवरकम कर लेते हैं. तो इसी तरह से दिस कर्व्ड पाथ वाज शोन बाय गैलीलियो टू बी ए पैराबोला. ये जो कर्व्ड पाथ है ये पहले यानी गैलीलियो ने बताया था और उसने इसको नाम दिया था पैराबोला. बट मे आल्सो बी अ लाइन इन द स्पेशल केस व्हेन इट इज थ्रोन डायरेक्टली टुवर्ड्स. द स्टडी ऑफ सच मोशंस इज कॉल्ड बैलिस्टिक्स. जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, एंड सच ए ट्रेजेक्टरी इज ए बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी. तो ये जो इस तरह की जो ट्रेजेक्टरी है ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी है और बैलिस्टिक मिसाइल का भी इसी तरह से यानी काम हो रहा होता है, जिसको कहा जाता है कि अर्थ टू अर्थ, फिर अर्थ टू एयर,
air to air, and such a trajectory is the ballistic trajectory. The only force of significance that acts on the object is gravity. तो ये ग्रेविटी ही सिर्फ एक फोर्स होता है जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो एयर जो फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल है, तो फिर उसको कंसिडर नहीं किया जाता, वो तमाम थोड़ी क्वांटिटी में हो रही होती है, तो नेग्लिजिबल है इसलिए। which acts downward, thus imparting to the object a downward acceleration. इसीलिए वो because of the gravity object जो है वो नीचे आ रहा होता है. So because of the object's inertia, no external horizontal force is needed to maintain the horizontal velocity component of the object. Inertia वो भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये बेसिकली इनेबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट्स की कि वो चेंज को अपोजिट कर रहे होते हैं या उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं इन अ वे. So taking other forces into account such as friction from aerodynamic drag or internal propulsion such as in the rocket requires additional analytics. A ballistic missile is a missile only guided during the relatively brief initial powered phase of flight and whose subsequent course is governed by the laws of classical mechanics. तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन. तो यहाँ पे ये हमारा सेशन जो है वो पूरा हो रहा है. आई होप कि आपको मोशन और उसकी टाइप्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी. तो इसमें मैंने आपको जिस तरह बताया था कि जो बेसिकली जो कुछ टर्म्स हैं जो मोशन से रिलेटेड हैं, तो उनके ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है और वो कॉमन टर्म्स एंड फिजिक्स में आप देख सकते हैं. तो फिर ये आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. टिल द नेक्स्ट सेशन, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय.